नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैं एक नया नावल स्टार्ट करने जा रही हूं। जैसा कि आप लोग पढ़ ही चुके हैं टाइटल, मैं आज तानिया ताहिर का नावल स्टार्ट करने जा रही हूं। इश्क मासूम है और उम्मीद है कि ये उनके बाकी नावल्स की तरह बहुत अच्छा नावल होगा। और मैं इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि तानिया ताहिर सुर्ख आंचल सीज़न 2 भी लिख रही हैं अपने चैनल पर। और ये है कि आप लोग उनके चैनल पर जाकर वहाँ पर सुन सकते हैं। और अभी आप लोग जा सकते हैं। और एक और भी नावल है जो वो सुन रही हैं और वॉइस में है और वो रिकॉर्ड भी कर रही हैं साथ साथ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उनके चैनल पर जाएं और उनको सपोर्ट करें वहाँ पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नॉवेल्स लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करें। और वहाँ पर आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि यार इधर आप लोग मुझसे इतनी दफ़ा मांग चुके हो सुर्खांचल सीज़न 2, सुर्खांचल सीज़न 2। तो मैंने एक दिन तानिया को मैसेज किया कि यार बहुत सारे लोग मांग रहे हैं कि आपका इरादा है इसको लिखने का। तो उन्होंने कहा पहले तो नहीं था, लेकिन खैर अब मैं लिखती हूँ। तो अब वो लिख रही हैं और 29 एपिसोड हो चुकी हैं, लेकिन उसकी फ़र्स्ट एपिसोड्स वॉइस में नहीं है। तो मैंने उनको बोला है कि वो वॉइस में रिकॉर्ड करें उनको। तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी और आप लोग उनके चैनल पर जाकर उस नावल को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस नावल को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के, और देखते हैं कि ये वाला नावल कैसा होता है। इश्क मासूम है और इसकी राइटर हैं तानिया ताहिर। उसकी आंखें खुद पर पड़ने वाले बोझ से एकदम खुली थी। ये बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगा कि उसका दम घुट जाएगा या वो मज़ीद सांस नहीं ले पाएगी। उसने बामुश्किल अपने हाथों को हरकत दी और अपने ऊपर मौजूद शख्स का बाजू थामा, तो बाजू की मजबूती से उसे एहसास हो गया कि ये कौन है। ज़ार। उसके खुश्क लब खौफ के ज़ेर असर फड़फड़ाए, जबकि ज़ार ने सर उठाकर उसके खुश्क लबों पर अपना नाम सुना और नफ़रत से मुस्कुरा उठा। क्या हुआ? वो बस इतना ही बोला था। नहीं ज़ार, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करिए। उसे चंद ही लम्हों में एहसास हो चला था कि वो क्या करने वाला है उसके साथ। वो अपनी कसम पूरी करने पहुंच गया है। उसकी रूह भी काम गई थी। अरे तुम रोने लगी। वो तमस्खुराना हंसी हंसा। अंधेरे में उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ये एहसास ज़रूर हो रहा था कि वो उसके बेहद नज़दीक है, उसके चेहरे के बेहद नज़दीक है। और उसने अपनी सख्त मजबूत उंगलियों में ऐना का चेहरा जकड़ लिया। उसके आंसू ज़ार की उंगलियों पर गिरने लगे। इतनी बड़ी सज़ा मत दे मुझे। मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती थी। आप तो मुझसे मोहब्बत। शट अप। उसने उसका चेहरा अपनी सख्त उंगलियों में भेज दिया और चिल्लाया। उसे किसी का डर खौफ नहीं था। इस लफ्ज़ को तो तुम दोबारा अपने मुंह पर कभी न लाना, क्योंकि तुमसे जितनी नफ़रत मुझे है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो किसी खुशफहमी में मत जियो कि मैं तुमसे कभी किसी लम्हे में मोहब्बत करने लगा था। तुम तो कल भी भाई से नफ़रत थी, मगर शायद मैं ही बेवकूफ़ था। मगर आज तुम, बल्कि तुम्हारी वो 2 टके की माँ और सौतेला बाप, तुम सब मेरे लिए सिवाय नफ़रत के और कुछ भी नहीं। और जितना घुमंड मेरे बाप को तुम्हारी मोहब्बत का है, कल की सुबह तुम्हारा हाल देखकर ज़रूर सारा झाग की तरह बैठ जाएगा और मैं देखूंगा कि कल कौन बादशाह है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो सिसकी। ज़ार ने अंधेरे में ही उसके चेहरे पर खून आशाम नज़रें डाली थी और उसने इस बात को साबित करने के लिए उसके गिरेबान से दुपट्टा खींचकर दूर उछाल दिया, गोया वो जताना चाहता हो कि अगर खुशफहमी तुम्हारे दिल में कोई बैठ रही है तो अभी साबित कर देता हूँ। ज़ार। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर ज़ार अंश शाह ने उसके लबों की आवाज़ को अपने तरीके से उसके चेहरे पर झुकते और बेदर्दी से उसको नोचते बंद कर दिया। मगर फिर भी ऐना की दबी दबी चीखें उठी, लेकिन उसके भारी भरकम वजूद के आगे दम न मार सकी। वो खुद को छुड़ाना चाहती थी, वो उसे दूर धकेल रही थी। मुझे तुमसे सख्त नफ़रत है। उसने उसकी गर्दन पर जा बजा दांत गाड़े।
उसे वाज़े किया था कि वो किस कदर नफ़रत के लायक है, जबकि ऐना तकलीफ़ से रोती रही थी। ज़ार, मोहब्बत को मत मारे, मुझे जान से मार दे, मगर अपनी इज़्ज़त को बेइज़्ज़त ना करें। मैं आपकी इज़्ज़त उज़ार, कुछ नहीं हो तुम मेरी। वो धाड़ा और उसकी नाजुक गर्दन अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ कर दबा दी। कुछ भी नहीं हो। जिस औरत से मैंने सारी ज़िंदगी नफ़रत की, तुम उसकी बेटी थी और तुम जानती थी ये बात, फिर भी तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती रही, अपनी मासूमियत के जाल में फंसाती रही। मेरे साथ धोखा किया, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया तुमने। मैं तुम्हारा मजाक न बना दूं तो मेरा नाम ज़ाहर उन्स शाह नहीं। वो अपना गुस्सा निकालता चलाया, जबकि वो बुरी तरह रो दी। ज़ाहर उसके फूट फूट के रोने पर भी अपने मकसद से ना हिला। वो हदें पार कर देना चाहता था। ऐना चीखने लगी। इस वक्त घर में कोई नहीं था। अगर होता तो शायद ऐना की बेबस चीखों को सुनकर उसके कमरे तक ज़रूर पहुंचता। ज़ाहर ने उसकी शर्ट के बाजू फाड़ दिए। कमरे में ऐना सिसकियाँ और ज़ाहर की भड़कीली खामोशी के अलावा उसके ढाए जाने वाले सितम की वाज़ेह आवाज़ थी। मुझे माफ़ कर दें, ऐसा मत करें। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। मुझे पता चल गया था। मेरी गलती है, मैंने आपको नहीं बताया। प्लीज़ ज़ाहर, इतनी बड़ी सज़ा मत दें, मैं मर जाऊंगी। मुझे जीते जी ना मारिए। तो मर जाओ, तुम्हारे होने ना होने से किसको फ़र्क पड़ता है। वो भड़का और उसके उस फटे हुए बाजू से छलकते बाजू पर जैसे ही ज़ाहर का हाथ पड़ा, ऐना का दिल डूब गया। वो फिर से चीखने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। ज़ाहर उसका महरम नहीं था, वो उसे छू नहीं सकता था। वो तड़प गई। ज़ाहर जो उस पर छाया हुआ था, उसकी तड़प देखकर मज़ीद भड़कने लगा। वो हर सितम करने का उस पर हक रखता था। वो एक लफ्ज़ ना निकालती, मगर उसकी इज़्ज़त नहीं, ऐना की इज़्ज़त तो उसकी अपनी इज़्ज़त थी। वो क्यों कर अपनी नज़रों में गिरता। ये गलती ऐना की थी, ज़ाहर की नहीं। वो उसकी मोहब्बत था, वो ये कभी नहीं चाहती थी वो अपने आप से भी शर्मिंदा हो इसकी वजह से। वो बेड से उठी और बिना कुछ देखे दरवाजे की तरफ भागी। ज़ाहर का मीटर मज़ीद घूम गया। वो भी अपनी जगह से उठा और कमरे की लाइट जला दी। रोशनी ने जैसे ही कमरे में उजाला किया, ऐना पर नज़र ठहर गई। वो खुद को समेटे उससे डरी डरी दरवाजे को जकड़े खड़ी थी। उसकी गर्दन पर कई निशान थे जो उसके दिए गए थे, जबकि उसके फटे हुए बाजू, बिखरे बाल और सबसे अहम उसकी हसीन आंखें, जिनके कभी ज़ाहर अंस ने तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक किया था, लातादाद आंसू थे। वो बिलाशुबा इस हुलिये में भी ज़ाहर को बेहद हसीन लग रही थी, मगर नफ़रत ने हर मोहब्बत को लपेट लिया था, धुंधला कर दिया था। वो उसकी जानिब बढ़ा। ऐना ने घबराकर दरवाज़ा खोलना चाहा। रुक जाओ वहीं, ज़ाहर का हुक्म था। उसके कदम ना चाहते हुए भी थम गए। वो बेबसी से उसे देखने लगी। ज़ाहर उसके नज़दीक आ गया। ऐना खुद को छुपाने लगी। ज़ाहर फिर से उसकी जानिब उसी इरादे से बढ़ा था। उसने ऐना के बालों को झटका दिया, उसका चेहरा ऊपर उठाया और इससे पहले वो उसके चेहरे की खूबसूरती को बेदर्दी से नोच लेता कि ऐना के लबों से तेज़ी से निकला, निकाह कर ले मुझसे, खुदा के लिए निकाह कर ले। मैं इसके बाद एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, मगर इस गुनाह को मत करे ज़ाहर, प्लीज़, वो कहने लगी थी। ज़ाहर रुक गया। उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़कर वो चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर न जाने किस ख्याल से ज़ाहर ने उसको झटका और दूर धकेला। खींच कर 2 मुक्के अपने गुस्से से जलते वजूद को कम करने के लिए दरवाजे में दे मारे। ऐना बेसाख्ता बेहद रो पड़ी। वो कितना हर्ट था और वजह सिर्फ वो थी, या शायद सब। वो उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, मगर दे बैठी थी। वो चंद लम्हे पीठ मोड़े खड़ा रहा और फिर उसे पीछे धकेलकर बाहर निकल गया। ऐना हौंक नज़रों से उसको देखने लगी। वो उसकी बात मानकर जा चुका था। क्या ये हकीकत थी? क्या उसने उसे छोड़ दिया था? ऐसा कैसे मुमकिन था? उसकी बड़ी बेवकूफ़ी थी कि वो उठकर खुद को बचा ना सकी। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, खुद को उससे महफूज नहीं किया। ये नहीं सोचा था वो ज़ाहर अंस शाह है, वो अपने बाप से भी ज़्यादा ज़िद्दी है। वो नफ़रत में कुछ भी कर गुजरेगा। वो उसे आगे जाकर किन इम्तिहानों में खड़ा कर देगा। उसने नहीं सोचा। वो तो ये सोच रही थी कि ज़ाहर उसकी बात मान चुका है। उसे अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि वो दरवाज़ा बेदर्दी से खोलता दोबारा अंदर आ गया। दरवाज़ा जिस तरह खोला था सीधा ऐना के सर पर जाकर बजा, मगर ज़ाहर को परवाह नहीं थी और ऐना सब सहने को तैयार थी, सिवाय इसके कि वो उसकी इज्जत लूटकर अपने बाप को नीचा दिखाता और ख़ुद भी तड़पता।
ज़ार ने ज़मीन पर बिखरे वजूद पर बेडशीट खींचकर फेंकी। अंदाज एहसान करने वाला था। ऐना उसको सहमी सहमी नज़रों से देखती रही कि वो क्या करने वाला है। यहाँ तक कि ज़ार उसके नज़दीक बैठा। उसने एक हाथ से दरवाज़ा थाम रखा था जबकि वो उसको घूर रहा था। ऐना से उसकी आंख से आंख मिलाना बेहद मुश्किल था। मीठे मीठे आंसू थे उसकी आंखों में। अभी बहुत रोना है तुमने। ये रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी और शायद हर रात तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएगी कि तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। बहुत जल्द तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुमने किसी ज़मीन के कीड़े या सड़क छाप से टक्कर नहीं ली। मुझ में मैं आपसे टक्कर नहीं ले सकती। मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। ऐना ने रोते हुए उसके हाथ थामे। उसने नफ़रत और ज़ब्त से रोते देखा था उसे। माय फुट, वो उसे दूर धकेलता बोला। ये गलती नहीं है, तुम्हारे गले का अजाब है। बिल्कुल शराफत से बिना किसी एहतजाज के मेरे निकाह में आ जाओ। बाकी की कहानी तुम्हें बाद में पता चल जाएगी। वो बोला तो ऐना शॉक्ड से उसकी सूरत देखने लगी। हाँ, उसने कह दिया था, मगर उसे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर जाएगा। ज़ार, वो कुछ बोलना चाहती थी। ज़ार ने अपनी खूनी नज़रें उस पर गाड़ी तो उसका हर लफ्ज़ वहीं दम तोड़ गया। अपने लिए उसके सामने एहतजाज कैसे करती? क्या ये मोहब्बत थी उसकी? सिर्फ इस सोच के तहत कि शायद उसे यकीन आ जाए कि मोहब्बत सच थी उसकी। उसने सर हिला दिया कि वो बिना किसी एहतजाज के उससे निकाह करेगी। ज़ार के दिलो दिमाग में कोई जज्बा नहीं था फ़िलहाल सिवाय नफ़रत के। वो अपने दिल में उस मासूम चिड़िया के लिए कुछ महसूस नहीं कर रहा था सिवाय इंतकाम के। उसने उसे उसी दरवाजे के पास बैठे रहने दिया जबकि चादर में छुपी वो बस एक पोटली लग रही थी। सिसकते सिसकते उसने निकाह के लिए हामी भर दी और ज़ार अंस शाह को कबूल कर लिया जबकि वो उसी कड़क और गरज से उसे कबूल कर चुका था। उसके दोस्त उसके साथ इस खेल में शामिल थे। उन्होंने ज़ार को रोका भी मगर ज़ार ने किसी की नहीं सुननी थी। वो सिर्फ अपनी मनमानी और मर्ज़ी का कायल था और वो वही कर रहा था। उसने मौलवी से भी तहज़ीब लिहाज नहीं रखा और सबको वहाँ से चले जाने के लिए बिना झिझक कह दिया। मौलवी साहब, जो उसके दोस्त के जानने वाले थे, रिश्तेदारी की वजह से खामोश हो गए, वरना वो उसे सुना देने के भरपूर इरादों में थे। ऐना हौंक नज़रों से ज़मीन को घूर रही थी। क्या आज सुबह उठने से पहले उसने ये सोचा था कि वो आज ऐना ज़ार उन्स शाह बन जाएगी? नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा था। बाहर उसके कदमों की छल फल उठने लगी थी। अंदर उसका खौफ से दिल बैठ रहा था। पूरे घर में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। ऐना के लिए ये मुश्किल तरीन मराहिल थे। वो दोबारा उसके सर पर आ खड़ा हुआ था। वो अब उसे तंजिया नज़रों से देख रहा था जैसे पूछ रहा हो, अब क्या बहाना लगाओगी? ऐना की आंखें भीग गई। ज़ार, वो फिर से बोली। शायद वो रुक जाए किसी आस के तहत। कभी उन लफ्ज़ों के जवाब में भले ऐना 100 बार ये नाम दोहराती, वो 100 बार उसके जवाब में ज़ार की जान कहता था और अब वो चुप खड़ा उसकी बेबसी पर अपनी तंजिया नज़रों से उसे घूर रहा था। वो उठी। उसके सामने तो बहुत छोटी सी लगती थी। ज़ार, उसने उसका हाथ थामा और ज़ार ने उसका हाथ झटक दिया। दरवाज़ा लात मारकर बंद किया और चताती नज़रों से उसके वजूद से वो बेडशीट जो खुद फेंकी थी उसके वजूद पर उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। ऐना ने सहम कर आंखें बंद कर ली। वजूद लर्जने लगा। ज़ार ने घुमाकर उसे बेड पर फेंका था। उसके लंबे बाल पूरी कमर पर फैलते बेड पर गिरने के सबब बेड पर बिखर से गए। ज़ार को उसके बाल बेहद पसंद थे और इन लम्हों को जो आज आए उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था कि वो हर जज्बे से आरी होता उसकी कुर्बत में आएगा। ऐना रोने लगी थी। उसे डर लग रहा था। ज़ार का हर इरादा खौफज़दा कर रहा था और इतना डर लग रहा था कि उसे लगा उसके हाथ पांव अब अपने बचाव के लिए या उसे रोकने के काम नहीं आएंगे। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। ज़ार उस पर हावी हुआ। उसकी आंखें देखते वो उसके नज़दीक हुआ। अपने वजूद से शर्ट उतार कर भी दूर फेंक दी। ऐना ने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। वो माथे पर तेवरी लिए उसका चेहरा फिर से जकड़ गया। ऐना के लबों से आ निकली, शुक्र मनाओ, निकाह कर लिया। ये वो एहसान है जो तुम्हारे गले का तोक बनने वाला है। वो जहर खल लहजे में बोल रहा था।
ऐना समझ नहीं सकी, ना समझी से उसे सुनने लगी मगर आंखें नहीं खोली। उसकी तेज सांसें और अथल पथल धड़कने। जार सुन रहा था, महसूस कर रहा था, और फिर उसकी आंखों में वो चंद चेहरे आ गए। ऐना से नफरत में शिद्दत बढ़ गई। जार उसकी गर्दन पर एकदम वार कर गया। ऐना ने सिसकते तड़पते उसके अंदाज में मोहब्बत चाहत कुछ नहीं था। हाँ, वाकई वो उससे नफरत करने लगा था, और इतनी नफरत के इस नफरत का कोई शुमार नहीं था। आंखें खोलो, देखो अपनी आंखों से। क्या तुम्हें अब भी लगता है ज़ार अंश शाह तुमसे मोहब्बत करेगा? ज़ार अंश शाह सिर्फ तुम्हें लूटेगा और रोज़ लूटेगा, और तुम करके दिखाओ कुछ। अगर तुमने कोशिश भी की घर में किसी को ये बताने की कि तुम मेरे निकाह में हो तो। ऐना, माई बिलव्ड ऐना, मैं साफ इस निकाह से मुकर जाऊंगा। तुम क्या, तुम्हारा सौतेला बाप, अरे वो क्या, सगा भी कब्र से उठकर आकर ये साबित नहीं कर सकता कि मिस ऐना, घर की मासूम लड़की, ज़ार अंश शाह के बिस्तर पर रोज़ रात को होती है, अच्छी बीवियों की तरह अपने फ़र्ज़ अदा कर रही है। डेफिनेटली किसी का बाप भी मुझसे इस निकाह की हामी नहीं भरवा सकता। जब तक ज़ार अंश शाह नहीं चाहेगा। उसके कानों में जहर की मानिंद अपने लफ्ज़ उतार रहा था, जबकि अमल में बेरहमी ऐना को पल दो पल में सिसकने पर मजबूर कर रही थी। वो ज़ार की नफ़रत के आगे हार गई थी। वो हार गई थी। उसके पास ये सच बताने के लिए कुछ नहीं था कि ज़ार ऐना की मोहब्बत झूठी नहीं थी। वो मानता ही ना, वो कभी ना मानता। उसने अपनी मर्ज़ी, अपनी चाह पूरी की थी। वो लम्हे ऐना के लिए तकलीफ़ दे थे। ऐना ने उसकी दी तकलीफ़ें चुपचाप से ही, और जब उसकी चाहत पूरी हो गई तो वो उसे दूर धकेल चुका था। ऐना यूं ही छत को घूरती रही, बेबस सी। हाँ, ये उसका एहसान था कि वो निकाह कर चुका था। ज़ार उसी की तरफ देख रहा था। वो हर हद तोड़कर आगे निकल चुका था। ऐना खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। जिस हुलिये में छोड़कर वो अब उसे देख रहा था, ज़ार के लबों पर अपनी फतह का जश्न था, तो ऐना की आंखों में बेबसी, इस बेरहमी पर तकलीफ़ दिल में उठ रही थी। और क्या कुछ नहीं था जो इस वक्त ऐना के अंदर उठ रहा था। वो मोहब्बत से नहीं, नफ़रत से उसके करीब आया था। उसने अपनी चाहत पूरी कर ली थी, अपनी मनमानी कर ली थी, उसको वाकई लूट लिया था। ज़ार ने उसकी आंखों से आंसू बहते देखा तो अपनी टांग से ही ब्लैंकेट अपने ऊपर खींचा, उसके सर्द पड़ते वजूद को ब्लैंकेट से ढक दिया। हर अमल ऐसा था जैसे एहसान कर रहा। वो मुतमईन था, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अभी तो उसने सबसे कमज़ोर मोहरे को तबाह किया था, वो सबको तबाह कर देगा। उसकी माँ बेगौरी नहीं थी जो उसके बाप ने उसकी माँ को छोड़ा, वो भी उम्र के इस हिस्से में जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, और दुनिया की सबसे बुरी औरत से शादी कर ली। वो उखाड़ कर सब फेंक देगा। वो अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता था, उसके दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं था। पास पड़ी शक्ति ऐना के लिए भी कुछ नहीं रहा था। सब जानकर उसने जो किया, उसने उसकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा। उसे ने ये जुर्रत की, उसने कराया था ये सब कुछ। ये बातें ज़ार को आग की भट्टी में जला रही थी, और वो ऐना को इस आग में अपने साथ जलाना चाहता था, गोया वो राख हो जाती। हनीन खान की बीवी अंश शाह से मोहब्बत करती है, ये बात किसको नहीं पता थी सिवाय एक शख्स के, वो खुद हनीन खान थी। किस्मत की करनी ऐसी थी कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों में भी ये नहीं जान सका कि उसकी बीवी उसके साथ खुश नहीं। वो एक रोबोट की तरह उसके साथ रहती है। वो खुद तबीयतन रिज़र्व था, तभी उसने कभी आलिया की रिज़र्वनेस को गलत नहीं समझा, और बस यही समझा कि वो मिजाज की ऐसी है। आलिया हनीन खान से कहीं गुना खूबसूरत थी, इतनी कि हनीन बस उसकी खूबसूरती में महव था। जबकि अंश शाह के मुकाबले में हनीन खान को कोई देखता तो शायद आलिया के साथ हुई उस ज़्यादती को दुरुस्त मानता। दूसरी तरफ अंश शाह की शादी अफीन से हुई थी, जो अंश शाह के मुकाबले कुछ नहीं थी। और फिर कुदरती वो एक बार के बाद दोबारा कभी माँ नहीं बन सकी। एक बार अंश शाह के यहाँ औलाद हुई जिसका नाम ज़ार अंश शाह था, और दूसरी तरफ आलिया ने हनीन से खुद एक बेटा सदाम और बेटी ऐना के बाद कभी औलाद की फरमाइश न करने का कह दिया। और हनीन तो उसकी हर गलत को दुरुस्त मानता था। अगली सुबह ऐना को कमरे में यूं ही छोड़कर वो सबके उठने से पहले ही अपने कमरे में आ गया था। घर में सब आ गए थे, मगर किसी को इल्म नहीं था कि ज़ार कहाँ था। वो अपने रूम में आया और उसने अपने आप को आईने में देखा। चेहरे पर कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कोई इंसान नॉर्मल लगता हो।
वो दिन रात सुलग रहा था। उसने बालों में हाथ फेरा तो अपनी कलाई पर अचानक निगाह गई तो छोटे से नाखूनों के निशान को उसने नफरत से देखा था। उसके वजूद पर बस ये एक निशान था जो उसे सख्त बुरा लगा था, और जो वो ऐना के साथ करके आया था इसकी उसे परवाह नहीं थी। ना उसने सोचा कि वो डरपोक लड़की किस तरह खुद को संभालेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और वैसे भी उसकी माँ कितनी खोजी औरत थी, वो सब कुछ भाड़ में झोंक चुका था। जैसे उसने अपनी ड्रेसिंग के ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और छोटा सा फर्स्ट एड निकाल कर अपनी कलाई पर लगा लिया। वो इस निशान को देखना नहीं चाहता था। सब कुछ इग्नोर करके वो शावर लेने चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वापस आया तो वो जीन्स शर्ट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसने खुद पर परफ्यूम छिड़का और बाल बनाकर वो फ्रेश होकर रूम से निकला और सीधा वो अपनी माँ के कमरे में आया था। दरवाज़ा बजाकर वो अंदर दाखिल हुआ तो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये वही लड़का है जो रात किसी को तबाह करके आया है। चेहरे पर बेहद नरमी, मोहब्बत और अपनायत थी। वो अपनी माँ के नज़दीक बैठ गया जिसने उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुराई। रात तुम कहाँ थे ज़ार? उसके हल्के हल्के गीले बालों में हाथ फेरती वो बोली। मैं रात घर नहीं था, वो झूठ बोल गया बिना हिचकिचाए। अच्छा, मुझे लगा तुम घर आए हो, वो प्यार से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। आपको हमेशा मेरी खुशबू आती है, वो हंस दिया। तुम इतना तेज़ लगाते हो परफ्यूम तो पूरे घर में तुम्हारी खुशबू तुम्हारे आने से महसूस हो जाती है। और फिर सबसे ख़ास बात, माँ को औलाद की आहट महसूस हो जाती है, वो बोली तो ज़ार मुस्कुराया और उनके हाथ थाम लिए। उनके हाथों का रंग उसके मुकाबले काफ़ी ख़राब था, लेकिन वो उसकी माँ थी, उसे चिढ़ हो गई थी खुद से भी कि वो अपने बाप पर क्यों गया, वो अपनी माँ पर जाता। उसकी माँ ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। ऑफिस जाना शुरू करो ज़ार, जो हो गया मेरी जान उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे बाबा उस दिन से यही चाहते थे जिस दिन से हमारी शादी हुई थी, और मैंने उन्हें खुद इजाज़त दी है तो मेरा कोई एहतजाज नहीं बनता, वो बोली। और रोज़ उसे वो ये बात समझाती थी। उसने गहरा सांस भरा। मेरा मूड नहीं है आपके शौहर के मुतल्लिक बात करने का, और मैं ऑफिस उस दिन चला जाऊंगा जब वो अपनी नई बीवी को छोड़ देंगे। उसने हतमी बात की। ज़ार ये मेरी इजाज़त है, वो फिर से बोली। तो क्यों दी आपने ये इजाज़त? हम खुश थे ना तीनों साथ? वो खुश नहीं थे, हम दोनों के साथ उनकी खुशी भी ज़रूरी थी ज़ार। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है औलाद होने के बाद वो माँ बाप रहे, ये चोंचले ना ही पाले तो बेहतर है। पहले अपने माँ बाप के सामने डट जाते तो कोई उनसे ना पूछता, मगर मैं उनसे ये सवाल कर सकता हूँ, उन्होंने क्यों की शादी? बहुत शौक़ हो रहा था तो हमें छोड़कर चले जाते। प्लीज़ माँ, मेरे सामने उनकी बात मत किया करें, वो सुर्ख चेहरे से तड़क कर बोला तो वो चुप हो गई। तुम गलत कर रहे हो। चलो गलत ही सही, अब तो सब कुछ गलत ही होगा, उसने सर झटका। ज़ार वो ऑफिस आपकी ज़रूरत है, उस ऑफिस को बेटी, मुझसे समझाना चाह रही थी। अपने नए शादीशुदा बेटे को ले जाइए, उसने गुस्से से कहा। ज़ार वो उसकी ज़िद के आगे परेशान सी हो गई थी, जबकि वो आजिज़ आता मज़ीद बहस किए बिना वहाँ से निकल कर चला गया। वो बाहर निकला तो सदाम ऑफिस के लिए निकल रहा था। कैसे हो ज़ार? यार ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? मुझे देखना पड़ रहा है सब कुछ, मेरा अपना भी काम है, तुम्हें ऑफिस आना चाहिए। मैं ये सब ज़्यादा अरसे में नहीं कर सकता, वो मुस्कुराकर अपनी परेशानी बताने लगा। अपने बाप से कहिए वो जाए, आपकी हेल्प करेंगे, मुझसे ना कहिए, भड़क कर कहता वो सदाम के पास से गुजर गया। उसे हैरानगी होती थी, ये कैसा बेटा था जिसने अपनी माँ की शादी इस उम्र में कराई थी उसके बाप से। शायद उसमें गहरत नहीं थी। वो बुरी तरह तपता डाइनिंग टेबल की जाने बढ़ा, जबकि पीछे से सदाम ने गहरा सांस भरा। शायद उसका अमल जायज़ था। वो सब अचानक उनके घर आकर रहने लगे थे। वो कैसे ये सब बर्दाश्त करता? उसे अक्सर ज़ार जायज़ लगता था। शायद अगर उसका बाप भी ज़िंदा होता तो वो कभी ऐसा ना होने देता। वो खुद भी नाश्ता करने आया तो पीछे से नताशा भी निकल आई। उसने झुक कर सदाम के गले में बाजू डाल लिया। हनी, आज मैं मम्मा के घर जा रही हूँ, उसने बिना ज़ार का ख्याल किए प्यार से कहा तो सदाम थोड़ा हिचकिचा गया। ज़ार सामने सुर्ख चेहरा लिए बैठा था। उसने अपने लिए कॉफ़ी खुद बनाई थी। नताशा ने मुंह बनाकर ज़ार को देखा। वो अपने घर में होते थे तो उस पर कोई पाबंदियां नहीं होती। जब से यहाँ आए थे तब से सदाम सबके सामने रिजर्व हो जाता था बहुत। ओके चली जाओ, उसने नताशा को दूर करते हुए कहा।
ज़ार खामोशी से ब्रेड पर जैम लगा रहा था। अचानक उसकी मुलाजमा जल्दी से दौड़ती दौड़ती आई। माफ़ी चाहती हूँ, ज़ार साहब ने खुद बनाया नाश्ता मैं आपको दे देती हूँ, वो बस बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो पास खड़ी शर्मिंदा सी बोली। ज़ार का मिजाज एक लम्हे के लिए भी दुरुस्त नहीं हुआ। ना ही उसने उस मुलाजमा से बात करने की कोशिश की और ना जवाब दिया। मुलाजमा ने सदाब की जानिब देखा। सदाम और नताशा भी उसकी तरफ देख रहे थे, जो अकड़ा बैठा था। आपको कुछ और चाहिए? वो डरते डरते बोली। जहर चाहिए, ला दो। एकदम वो चिल्लाया और जैम की बोतल ज़मीन पर दे मारी। जब मैंने कुछ कहा नहीं तो मेरे सर पर सवार होने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ। वो दहाड़ा तो सबसे पहले घबरा कर अफीन कमरे से निकली थी। मुलाजमा बेहद शर्मिंदा से किचन में वापस चली गई। नताशा ने लबों को ओ की शेप में गोल कर लिया। इतना गुस्सा और नखरा था ज़ार में। वो अक्सर हैरान हो जाती थी कि जो भी लड़की उसकी किस्मत में होगी उसका क्या हाल करेगा। वो सदाम के साथ बैठ गई। अफीन तकरीबन दौड़ती हुई ज़ार तक पहुंची थी। क्या हुआ है? उसने ज़ार की जानिब देखा। कुछ नहीं। आपने नाश्ता नहीं किया अब तक? वो उनकी जानिब देखते पूछने लगा। हाँ, आज सकीना को देर हो गई, उसकी बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी। अफीन ने बताया, क्योंकि सकीना कल ही बता गई थी उसे अगर इतनी ही काम चोरी है मुलाजमाओं में तो नौकरी से निकाल कर फारिग करें। एक आपका नाश्ता नहीं दे सकती ये? वो भड़का। ज़ार? अफीन उसके गुस्से से बेहद परेशान हो चुकी थी। ज़ार की बर्दाश्त से सब कुछ बाहर था। वो नाश्ता वहीं छोड़कर उठा और अंदर किचन में आ गया। अफीन ने सदाम और नताशा की तरफ देखा, जो बिल्कुल खामोश थे। वो इस मामले में बोल नहीं सकते थे। अफीन उसके पीछे चली गई। मुलाजमा कुछ कहना चाहती थी कि वो बना देती है नाश्ता, मगर अफीन ने रोक दिया। अगर वो कोई बात करती तो वो फिर से उलझ जाता। ज़ार ने अफीन के लिए खुद नाश्ता बनाया। अफीन नरमी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने नाश्ता बनाया और अफीन का हाथ थामकर वो टेबल की जानिब ले आया। तब तक अंस, शाह और आलिया भी आ गए। ज़ार का चेहरा सुर्ख होने लगा था। कभी इस औरत की जगह उसकी माँ उनके साथ होती थी, मगर ये भी हकीकत थी उनके साथ उनका रवैया कभी अच्छा नहीं था। ज़ार ने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता कराया। गुस्सा मत करो मेरी जान, उसका हाथ थामकर बोली, जबकि ज़ार ने कुछ नहीं कहा और अंस, शाह से सदाम ने और नताशा ने सलाम किया। ज़ार के लबों पर तंजिया मुस्कान उभरी और वो उन्हें देखे बिना अपनी माँ को नाश्ता करा रहा था। आलिया भी बैठ गई और उन्होंने तवज्जो दी तो ऐना नहीं थी। नताशा बेटे, ऐना नहीं है, खैरियत है? वो इतनी देर सोती तो नहीं? वो फिक्रमंदी से बोली। ज़ार के दिलो दिमाग में कहीं सुकून सा उतरा था। मम्मा, उसका रूम बंद था, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, नताशा ने कहा तो वो अपनी जगह से उठने लगी तो अंश शाह ने उनका हाथ थाम लिया। तुम बैठो आराम से, कल भी तबीयत ठीक नहीं थी, आ जाएगी वो उसकी केयर करते बोले। ज़ार ने दांत पीस लिए। कल पूरे घर में उसकी माँ भी अकेली थी, उन्हें ये तो परवाह नहीं हुई थी। वो अफीन को नाश्ता कराकर अपनी जगह से उठा। बैठ जाओ, बात करनी है तुमसे। अंश शाह ने उसे रोका और शायद इस वक्त ये उन्होंने गलत किया था। अपनी महबूबा से बातें करें, मुझसे करने की ज़रूरत नहीं, वो झरा कर बोला। आलिया शर्मिंदा सी रह गई। अफीन जबकि सर थाम गई। तमीज़ से बात किया करो ज़ार, वरना अच्छा नहीं होगा। अंश शाह को उसका यही रवैया खटकता था। वो भी सदाम और ऐना की तरह इस रिश्ते को कबूल कर सकता था, मगर उसकी अनाज जिद और अकड़ ख़त्म नहीं हो रही थी। ज़ार मुस्कुरा दिया। जो आप कर चुके हैं इससे ज़्यादा बड़ा कुछ हो भी नहीं सकता, और आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? वो तड़का। ज़ार, अंश शाह गुस्से से चीखे। अफीन एकदम बीच में आई। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं बात करती हूँ, समझा दो इसको, तमीज़ से रहे, घर में रहना है तो। अच्छा, तो मुझे घर से निकाल देंगे आप? ये अपनी नई जवान औलाद को पालने के लिए मुझे घर से निकालना चाहते हैं? वो दहाड़ा। अंश शाह उसे घूरते रह गए। इस औरत ने हमारा घर बर्बाद किया तो अब बाद ये भी नहीं रहेगी। वो भड़क कर आलिया को देखता घर आया और अफीन का हाथ थामकर वो वहाँ से चला गया। आलिया की आंखें भीग गई, जबकि सदाम भी फिक्रमंदी से माँ की तरफ देखने लगा। अलबत्ता नताशा मुस्कुरा रही थी। वो तो खुद हैरान थी। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम शादी रचाकर बैठी थी, और ज़ार जिस तरह उसे जलील करता था, काफ़ी मज़ा आता था नताशा को। अंश ने आलिया का हाथ थाम लिया। परेशान मत हो, वो मुझसे बहुत अटैच था, तभी इस तरह कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रही है मेरी मोहब्बत उसके लिए कम नहीं होगी। अंश शाह खुद भी परेशान था, जबकि आलिया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अंश, वो जायज़ पर है। मैंने आप लोगों अच्छा चुप करो,
अंशा ज़रा खफा हुए। जो मैंने किया अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से किया, इसके लिए मैं अपनी औलाद को जवाब दे नहीं हूँ, वो अब कड़क लहजे में बोले और सदाम की तरफ देखा। बेटा मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन हालात में आप मेरी बहुत मदद कर रहे हो, वो बोले तो सदाम ने नफ़ी की। आप ऐसे मत कहिए, मगर ज़ार की फ़िक्र हो रही है, वो जज्बाती लड़का कुछ गलत ना कर गुजरे। कुछ नहीं करेगा, बिला वजह की ज़िद बांधे बैठा है, हालांकि सब ठीक हो सकता है। अंशा गुस्से में लगे। सदाम को लेट हो रहा था, तभी वो अपनी जगह से उठा। मैं चलता हूँ। वो माँ से मिलकर चला गया, जबकि नताशा उसके पीछे आई। हनी मेरी तरफ नहीं देखा आज, वो खफा से बोली। सदाम मुस्कुरा दिया। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, वो हंस दिया, जबकि नताशा भी मुस्कुरा दी। उन दोनों की शादी को 4 साल होने वाले थे और 4 सालों में नताशा ने सदाम को औलाद की कोई खुशी नहीं दी थी। उसकी वाज़ेह रिपोर्ट्स थी कि वो माँ नहीं बन सकती। नताशा को बहुत डर लगता था कि कहीं सदाम किसी और में इन्वॉल्व ना हो जाए, और वो इसीलिए उस पर बहुत नज़र रखती थी। मगर कारोबार में सदाम बुरी तरह उलझा हुआ था कि किसी की तरफ देखने की जहमत भी नहीं करता था, जबकि उसे बच्चे बेहद पसंद थे और वो ऐना को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। सदाम उसके माथे पर प्यार करके गाड़ी में सवार होकर चला गया, जबकि नताशा उसकी गाड़ी को दूर तक जाता देखती रही। अचानक वो मुड़ी तो ऐना की खिड़की पर नज़र गई। इस लड़की को क्या हो गया, अब तक बाहर नहीं निकली, वो सोचने लगी, और सोचते हुए वो ऐना के कमरे के बाहर आ गई। ऐना, उसने धड़ धड़ दरवाज़ा पीट डाला। ऐना के लिए बिस्तर से उठना इस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। वो बेबसी से रोने लगी, उसका वजूद बुरी तरह दुख रहा था। ऐना दरवाज़ा खोलो, नताशा ने ऊंची आवाज़ में कहा। ऐना कहना चाहती थी कि वो चली जाए, वो उसे बताना चाहती थी, मगर बोलने की हिम्मत नहीं हो सकी। उसने उठने की हिम्मत की, उसके वजूद पर शर्ट थी, वो काम सी गई। अगर वो यूँ दरवाज़ा खोल देती तो नताशा उसका तमाशा बना देती। वो बेड के पास ज़मीन पर ढेर हो गई, सिसकियों को दबाते रोने लगी, जबकि नताशा तो ज़िद्दी हो गई थी, वो दरवाज़ा बजाए जा रही थी। ऐना, यानी मैं मम्मा को बुलाऊं? ऐसी भी क्या अफीम पीकर सो गई हो? वो भड़की। ठीक है, मैं बुलाती हूँ मम्मा को, वो धमका कर चली गई। ऐना ने अपने हर दर्द को पसे पुश डाला और भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। वो सिसक रही थी। उसने शावर खोला और शावर के नीचे खड़ी हो गई। तेज़ ठंडा पानी उस पर पड़ रहा था, उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। शावर लेकर उसने अपना लिबास सेबतन किया और ज़ार की शर्ट देखने लगी। उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, यहाँ तक कि उसे खुद में से भी उसकी खुशबू आ रही थी। उसने उस शर्ट को भीगी पलकों से तह करके वॉशरूम के कैबिनेट में रख दिया, जबकि जैसे ही आईने पर नज़र पड़ी, एकदम उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसका हुलिया नाकाबिले कबूल था। उसे एक शेर याद आया था खुद को देखकर आज। दिल जलाने के सिवा जिस शख्स को आता नहीं कुछ भी, हमने उस शख्स को दिलदार बना रखा है। वो तड़प तड़प कर रोई थी, उसकी गर्दन, उसका चेहरा इस बात का सबूत था कि उसके साथ कुछ गलत हो गया, भले जायज़ तरीके से ही। वो इतनी नफ़रत करता था उससे। एकदम दरवाज़ा फिर से बजने लगा। वो घबरा गई, बाहर आई और उसने दरवाजे के नज़दीक जाकर कहा, मैं आ रही हूँ, शावर ले रही थी, उसने कहा तो आलिया ने सुकून का सांस लिया। मुझे फ़िक्र हो रही थी बेटा, चलो आ जाओ जल्दी, कॉलेज भी जाना है तुमने, वो बोली तो उसने आती हूँ कहकर जल्दी से रोना बंद किया, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो ड्रेसिंग के सामने आई, बार बार आंखें भीग रही थी। उसने फाउंडेशन से उन सब चीज़ों को छुपाया कि किसी को भी दिखाई ना दे और अपने चेहरे को भी कवर किया। ये उसने पहली बार यूँ लगाई थी, वरना उसके मोतियों की तरह चमकते हुस्न को ज़रूरत नहीं थी। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने आंखों पर ग्लासेस लगा लिए। इससे उसकी सूजी हुई आंखें कम लगती। वो अक्सर यूज़ कर लेती थी, हालांकि उसकी नज़र इतनी भी ख़राब नहीं थी। बालों में कैचर लगाकर वो बाहर आई और लाउंज में आ गई। भूख भी लगी थी। जैसे ही उसने लाउंज में कदम रखा, ज़ार भी अफीम के कमरे से उसी वक्त बाहर निकला और दोनों की निगाह एक दूसरे से मिली। ऐना लम्हों में अपनी निगाहें फेर गई, जबकि ज़ार के चेहरे पर अकड़ ही अलग थी। वो अपना रास्ता बदल गया। ऐना की आंखें नम हो गई। वो मम्मा के पास आ गई। उन्होंने उसे छुआ तो अंदाज़ा हुआ उसे तो बुखार हो रहा है। वो और अंशा दोनों परेशान हो गए। ऐना, तुम्हें बुखार कैसे हुआ है? आलिया फिक्रमंदी से बोली, जबकि ऐना से अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सिसक उठी तो अंशा भी चेयर छोड़कर उठे। अलबत्ता नताशा ये ड्रामा देख रही थी। ऐना की मासूमियत से सख्त चिढ़ थी उसे। ख़ास वजह यह थी कि सदाम को वो औलाद नहीं दे सकती थी और ऐना सदाम की मोहब्बतों की हकदार थी। उसने आजिज़ आकर इधर उधर देखा।
अंश शाह ने ऐना का हाथ थामकर उसे चेयर पर बिठाया। वो बैठ गई मगर आंसू गिर रहे थे। रोने वाली तो कोई बात नहीं, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, अंश शाह प्यार से बोले तो ऐना घबरा उठी। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मम्मा मुझे मेडिसिन देती हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाने का क्या फ़ायदा है, वो तेज़ तेज़ बोलने लगी। अंश शाह हंस दिए। लगता है तुम इंजेक्शन से घबराती हो, वो बोले तो ऐना शर्मिंदा भी हो गई। शायद एक वजह ये भी थी। आलिया भी मुस्कुरा दी। हाँ, ये बचपन से ही इंजेक्शन के नाम पर ऐसे ही भागती है। फिर तो ऐसा करो, कॉलेज से छुट्टी कर लो और रेस्ट करो, मैं मेडिसिन और नाश्ता तुम्हारे रूम में ले आती हूँ। नहीं मम्मा, उनकी बात पूरी होने से पहले वो बोली। सब उसे ऐसे कहकर तंग कर रहे थे, वो रो देने को थी। उसके पूरे कमरे में ज़हर की खुशबू के सिवा कुछ न था, और कौन उसकी खुशबू नहीं पहचानता था, यह तो शुक्र अदा कर रही थी वो कि शावर लेने के बाद उसके वजूद से उसकी खुशबू आना बंद हो गई थी। मैं यही खा लेती हूँ ना, वो ज़रा शर्मिंदगी से बोली। कैसे झूठ बोल रही थी वो सबसे। मगर आलिया कुछ कहती कि अंश शाह ने रोका। अगर वो यहाँ ठहरना चाहती है तो कोई मसला भी नहीं। वो मुस्कुराए तो आलिया चुप हो गई। ये अंश शाह ही थे जिन्होंने उन्हें चुप करा दिया था, वरना वो अपनी मनमानी ही करती। ऐना ने अपने रोने को और बुखार को एक तरफ रख कर नाश्ता किया। आलिया ने उसे दवाई दी और अंश शाह उससे छोटी छोटी बातें पूछने लगे, जिनके जवाब देती वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। लॉन की खिड़की से ये सारा मंजर ज़हर ने देखा था। खून में अंगारे से लग गए थे। कभी वो इतनी ही तवज्जो से उसकी बात सुनते थे और आज इस धोखेबाज लड़की को सुन रहे थे। वो पाँव पटकता अपनी गाड़ी में बैठता वहाँ से चला गया। ऐना खान, अगर ऐना अंश शाह बनना चाह रही थी तो ये उसका ख्वाब था बस। वो ऑफिस जाने के बजाय अपने दोस्त के फ्लैट में आ गया। ये तो इसका रोज़ का मामूल था। वो ऑफिस जाता था, एक तरह से उसने कारोबार संभाल रखा था, और अब अंश शाह की ज़िद में उसने हर चीज़ से लापरवाही बरती हुई थी। वो वहाँ आया और इजी होकर सोफे पर बैठ गया। वहाब ने उसको गौर से देखा। वो ऐसे ही नहीं आता था। अक्सर ज़्यादा मिजाज ख़राब होते थे तभी घर से दूर होता था, और जब से अंश शाह ने दूसरी शादी की थी मिजाज उसके पहले ज़रा कड़वे थे, अब तो करेले की तरह कड़वे हो चुके थे। कैसे हो ब्रो, वहाब उसके नज़दीक आकर बोला। उसने खामोशी से उसके बगल गिर हुआ और दोबारा बैठ गया। गर्लफ्रेंड्स का स्टॉक था तुम्हारे पास, मुझे एक चाहिए, वो बोला तो वहाब ने हैरानगी से पहले उसे देखा और फिर बेसाख्ता उसका कहका बुलंद हुआ। क्या बकवास है यार, कैसे कह रहे हो गर्लफ्रेंड ना हो गई, मोबाइल हो गए, स्टॉक माल है, मुझे भी एक दो। वो एंजॉय करने लगा था उसकी बात को, जबकि ज़रा के लबों को मुस्कान छू कर भी नहीं गुजरी। मैं संजीदा हूँ, वो बोला तो वहाब ने हैरानगी से देखा। वो तो पक्का आशिक मिजाज इंसान था। ऐना 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 और बस ऐना के आगे दिखाई ही कुछ ना देता था उसे। सारी यूनिवर्सिटी लाइफ में उसने उस फोर्ड क्या कि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी स्मार्टनेस, उसके पैसे, उसके नखरे की लड़कियां दीवानी हैं, मगर वो यूनिवर्सिटी के रास्ते में पढ़ने वाले कॉलेज की एक मासूम चिड़िया पर मरा था, और ऐसा कि उसने उसे कभी न छोड़ने की कसम खा ली थी। और फिर वो शादी भी तो कर चुका था। क्या करना चाहते हो वो तुम, वहाब ने पूछा तो उसे ने गहरा सांस लिया। ऐना, ज़ार शाह को हर मुमकिन तकलीफ़ देना। उसने पॉकेट से सिगरेट का केस निकाल कर सुलगाई तो वहाब चुप हो गया। देखो ज़ार, तुम उस बेजान को क्यों मार देना चाहते हो, जबकि तुम जानते हो तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो, वो बोला तो वहाब इस वक्त ज़ार को दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगा था। मेरी मोहब्बत उस दिन दम तोड़ चुकी थी जिस दिन ऐना का असल रूप देखा था, जिस दिन वो मेरे बाप की सौतेली बीवी के साथ उसकी बेटी की हक से मेरे घर आई थी, जिस दिन मेरी माँ रात इतना रोई थी कि मैं इतना बड़ा होने के बावजूद खुद में हिम्मत नहीं जता पा रहा था कि उनको जाकर समेट लूँ। मेरे बाप ने गलत किया मेरी माँ के साथ, और इसी की महबूबा की बेटी, जिस औरत के बारे में मैंने उसे सब बताया, अपनी नफ़रत की इंतहा बताई, वो सुनती रही, मज़े लेती रही, और किस जुर्रत से वो बिना झिझकते मेरे घर आई, मेरा मजाक बनाया। ऐना ने, मैं उसे सबके सामने तमाशा बना दूंगा। मेरे बाप को मुझसे ज़्यादा वो ऐना और सदाम पसंद है कि तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। वो गुस्से से भड़क रहा था, बेचैन सा होता। सिगरेट का धुआं नाक नथनों से निकाल कर वो पहलू बदल गया। जबकि वहाब ये सब जानता था ऐना की गलती थी, वो उसके बारे में सब जानते थे, फिर भी ऐना ने उसे नहीं बताया। मगर एक तरह वो जायज़ थी, शायद इस खौफ से कि ज़ार उसे छोड़ देता, शायद कोई और खौफ था, मगर
इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता था, ना ही ज़ार को समझाया जा सकता था, मगर इजाज़त उन्हें आंटी ने दी थी। ज़ार, तुम इस बारे में और कितने दिन एहतजाज करोगे? वहाब ने उसे समझाना चाहा। मेरी माँ ने इजाज़त दी और अंशा इतना तड़प रहा था कि इस उम्र में शादी रचा ली। मेरे बारे में नहीं सोचा? डू यू थिंक आई एम फूल? एक्चुअली मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मगर मज़ीद नहीं। मैंने तुम्हें कहा है किसी लड़की का इंतज़ाम करो, मुझे चाहिए। वो आखिर में दोबारा मुद्दे पर आया। वहाब उसका दोस्त था, वो अपने दोस्त के लिए सब कर सकता था। उसने सर हिलाया। तुम ईजी हो जाओ, उसने कहा तो ज़ार ने सर हिलाया। वो कुछ देर वहाँ बैठा रहा और फिर उठ गया, जबकि वहाब ने उसे बताया कि वो जल्द एक लड़की का नंबर उसे सेंड करेगा। ज़ार वहाँ से काफ़ी देर सड़कों पर फिरता रहा, यहाँ तक कि उसने समंदर पर अपनी पूरी शाम गुजारी थी। और जब रात की स्याही फैलने लगी और वहाब ने उसे नंबर सेंड किया तो उसने सिगरेट फेंककर जूते से रगड़ दी। उसके होंठ स्याही माइल हो चुके थे स्मोकिंग की ज़्यादती से। उसका सर भी चकरा रहा था। सुबह से कुछ खाए पिए बिना वो खुद को जला रहा था। बस उसने उस लड़की के नंबर पर हाय का मैसेज छोड़ा और ख़ुद दोबारा अपनी कार में बैठकर घर की राह ली। दिल तो बिल्कुल नहीं था जाने का, मगर वहाँ उसकी माँ थी और वो उसके लिए तमाम चीज़ों से अहम थी। तभी वो घर वापस लौटा, मगर घर में एंटर होते ही उसे अंदाज़ा हुआ घर मेहमानों से भरा हुआ था, चिड़िया घर लग रहा था। आलिया की बहन और उसकी फैमिलीज़ और भी बहुत मेहमान थे। ज़ार ने सपाट नज़रों से सबकी तरफ देखा। उन सब ने भी ज़ार को देखा। ऐना बेसाख्ता उसे देखकर खड़ी हो गई। ज़ार की नज़रों में बेहद नफ़रत थी, हकारत थी उन सब के लिए। ऐना अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा सी होती बैठ गई। वो अपने कज़न्स हसीब हमाद के साथ बैठी थी, उनसे बातें करके कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। ज़ार ने उसे देखा था पूरी तवज्जो से। ऐना सहम सी गई थी। आलिया खुद ही उठी और ज़ार, इनसे मिलो, ये मेरी बहन है, ये इनके हस्बैंड और ये हसीब और हमाद। आलिया ने तारुफ करवाया। ज़ार तंजिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। मैं तो मुंह नहीं लगना चाहता तुम्हारी जैसी आवारा औरत को, और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे घर में मुझे अपने इन फटीचर रिश्तेदारों से तारुफ करवाओ। वैसे तो तुम्हारी जुर्रतों को सलाम, एक इंसान की बीवी होते हुए उससे शादी रचवाना, हनीन खान के मरने का इंतज़ार करना और अब अंशा की कोई औलाद करके कालस मुंह पर मल लेना। एक बात समझ जाओ, मेरा तुमसे, तुम्हारे इस काट कबाड़ से कोई वास्ता नहीं। अपनी औकात में रहो। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरी माँ का है और तुम यहाँ सिर्फ घोड़े की हैसियत रखती हो। खरी खरी सुनाकर वो एक खूनी निगाह ऐना पर डालकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ा था। आलिया इस बेइज्जती पर बेहद नीचा महसूस कर रही थी। तुम्हारी माँ से नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करते थे और तभी उन्होंने मुझसे शादी की। अगर तुम्हारी माँ में कोई बात होती तो शायद वो औरत अंशा को आज किसी और का होने। आई यू बास्टर्ड ब्लडी चीप वुमन। वो एड़ियों के बल पलटा और धाड़ा के आलिया समेत सब घबरा गए। बस ये कसर थी, ज़ार खींच खींच कर आलिया के मुंह पर थप्पड़ जड़ देता। ऐना भाग कर आलिया के आगे आई थी। तुम ये क्लियरफाई करोगी कि मेरी माँ में कोई बात है या नहीं? तुम 2 टके की औरत, तुम्हारा कोई किरदार है भी? वो अपने से बाहर होने लगा। आलिया की आंखें भीग गई। ऐना माँ के आगे खड़ी थी, जबकि वो ऐना को नहीं, आलिया को गोया खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। बेटा क्या हो गया? इस तरह बड़ों से बात किया करते हैं? उसकी बहन के शौहर ने बीच में आना मुनासिब समझा, वरना वो आलिया पर हाथ उठा देता। अफीन नमाज अदा कर रही थी, वरना अब तक इस चीखों पुकार पर वो निकल चुकी होती। ज़ार ने हाथ बुलंद किया। 2 मिनट में निकलो, सब के सब यहाँ से। उसने सबको बाहर का रास्ता दिखाया। सबके चेहरे सुर्ख हो गए। ज़ार, आलिया गुस्से से आगे बढ़ी। वो उनकी फैमिली थी और वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो निकलो इन सब के साथ तुम भी, वो चिल्लाया। पीछे से अफीन दौड़ती हुई आई। इसका बेटा आपे से बाहर हो रहा था और उसे वो खुद ही संभाल सकती थी। नताशा जो सो रही थी वो भी दौड़ कर आई, जबकि ज़ार तो आलिया की धज्जियाँ बिखेर देना चाहता था। ज़बान निकालूंगा मैं तुम्हारी, अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो। वो उंगली उठाता उनके नज़दीक आया कि ऐना ने घबराते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर किया। मैं भाई को बुला लूँगी, मेरी मम्मा से दूर रहिए, वो अटकते अटकते बोली। ज़ार ने ऐना की तरफ देखा। उसकी आवाज़ ज़ार के आगे निकली थी। ऐना ने अपने लिए नई मुश्किल खड़ी कर ली थी। ज़ार क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। अफीन ने ज़ार को खींचा। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, अफीन बोली। माँ,
ज़ार चीखा, तिलमिला उठा। ज़ार बस। अफीन ने उसे घूरा और उसे खींचकर अंदर ले गई, जबकि आलिया बुरी तरह रो दी। उनकी बेइज्जती कर गया था, वो धज्जियाँ उड़ा गया था, जता गया था ये घर उसका है। वो बेहद रोने लगी थी। हमाद और हसीब दोनों ही छोटे छोटे थे, उसके भाइयों की तरह थे। ऐना 19 साल की थी और वो दोनों भी 19 साल के ही थे, मगर ज़ार के दिमाग में तो खटक चुके थे। वो कमरे में आया तो माँ की जानिब घूर कर देखने लगा। क्यों जलील कर रहे हो ज़ार मुझे? अफीन रोने लगी। आपको जलील कर रहा हूँ? वो औरत बकवास कर रही थी कि आपने कुछ ऐसा नहीं कि अंशा को अपना कर सकती। उसकी इस चीप औरत की इतनी जुर्रत हो गई, ज़बान जुदा कर दूंगा मैं। वो फिर से बाहर निकलने लगा। अफीन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि उसका दिल टूटा था। उम्र के इस हिस्से में आकर क्या क्या सुनना पड़ रहा था। ज़ार छोड़ दो, वो बोली तो लहजा बेहद धीमा था। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? उनके शौहर को आने दे, मैं उन्हीं से पूछूंगा कि ये औरत मेरी माँ के बारे में बकवास किस तरह कर सकती है, और अगर उसने ऐसा किया मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। आग। वो धाड़ा, जबकि अफीन ने कानों पर हाथ रख लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुदा के लिए ज़ार मत चीखो इतना, मुझे कुछ हो जाएगा। वो रो दी, जबकि ज़ार उनके रोने पर एकदम उनके करीब हुआ। आप रो रही हैं, मैं इन सबको देख लूँगा माँ, आप मत रोइए। उसने अपनी माँ को प्यार से कहा। तुम्हारा गुस्सा मुझे तकलीफ़ दे रहा है ज़ार, वो बोली। तुम्हारा ये रवैया तकलीफ़ दे रहा है। तुम्हारा बाप मुझे ऐसी नज़रों से देखता है, ये सब जैसे मैं करा रही हूँ। मेरे सर पर आए सफ़ेद बालों की लाज रख लो, खुदा के लिए इन सब से उलझना छोड़ दो। वो रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ गई। ज़ार को लगा उसका दिल निकल गया, चीर दिया उसका दिल किसी ने। उसने उसके हाथ थाम लिए और उन्हें भी सीने में भींचने लगा। वो चुप हो गया था, जबकि दांत पर दांत जमाए हुए थे। वो उनके पास बैठा रहा। अफीन ने उससे वादा लिया कि वो दोबारा उन लोगों से नहीं झगड़ेगा, और उसने वादा भी कर लिया। वो काफ़ी देर बैठा रहा और जब अफीन सो गई तो वो वहाँ से उठा। वो नहीं जानता था सदाम और अंशा वापस लौट आया या नहीं, मगर ऐना दिमाग में फंसी हुई थी। वो अपने रूम की जानिब चलने लगा। इस वक्त लाउंज में कोई नहीं था। उसने बड़े धड़ल्ले से ऐना के रूम का दरवाज़ा खोला। ऐना रूम में नहीं थी। उसने उसको तलाशने के लिए वॉशरूम का दरवाज़ा भी ज़ोर से लात मारकर खोल दिया, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। ऐना आलिया के रूम से वापस आ रही थी। अंशा और सदाम को देर हो गई थी। आज आलिया बहुत रो रही थी, उसे भी बहुत रोना आया। वो कैसे उसकी माँ को ऐसे नामों से पुकार सकता था, इतनी इंसल्ट कर सकता था। वो अपने रूम की जानिब जाने लगी कि किसी ने उसकी कलाई जकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। ज़ार, ऐना के मुंह से बेसाख्ता निकला। ज़ार कुछ नहीं बोला। वो उसे अपने कमरे में घसीट कर ले जा रहा था। ज़ार हाथ छोड़िए मेरा, वो एहतजाज करने लगी, मगर ज़ार ऐना को घसीट कर अपने रूम में ले आया और दरवाज़ा धाड़ से बंद कर दिया। ऐना कमरे के बीच में खड़ी थी। ज़ार की आंखों में सुर्खी देखकर ऐना बेहद डर गई थी। माय वाइफ, अपने शौहर को टाइम नहीं देना तुमने, तुम कैसे भूल गई ऐना? वो अफसोस करता उसके नज़दीक आने लगा। ऐना खुद को उससे दूर कर रही थी। ज़ार, वो रो दी। ज़ार की जान, वो आंखों को दिलकश जुम्बिश देता बोला था, उसका मजाक उड़ाया हो जैसे। ऐना जबकि थम गई, वो पीछे चली गई, जबकि वो उसे तंग करने के लिए बार बार ज़ार ज़ार कहती थी, और वो तंग हुए बिना उसे यही बात दोहराता था। मत करे मेरे साथ ऐसा, वो बोली तो अंदाज हारा हुआ था, जबकि ज़ार का असरो सोच चारों जानिब इतना था कि वो खुद को उसके आगे हारता हुआ महसूस कर रही थी। क्या किया है ना मैंने? एक बीवी का हक है शौहर के फ़राइज़ पूरे करना। मैंने तो अपना हक लिया है, तुम खामखा रो रही हो। वो मासूमियत से बोला तो ऐना को इस हक की अदायगी कितनी महंगी पड़ी थी वो सब याद आया। आप मुझे जाने दें, वो बोली। ज़ार उसके करीब आ गया, उसको दीवार के साथ लगाकर वो सख्त नज़रों से उसे देखने लगा। ऐना, ज़ार शाह, गमगीर आवाज़ उभरी। उसने ऐना की गर्दन पर लगी फाउंडेशन को अपनी उंगली से रगड़ कर उतारा। तुम ज़ार शाह की नफ़रत के पैमाने नाप नहीं सकती। अभी तो शुरुआत थी और तुम मुझे धमकाने लगी, अपने भाई की धमकी देने लगी। बहुत गलत बात है ऐना। वो अब अपनी अंगूठी को जहाँ बजा हरकत दे रहा था, जबकि ऐना की आंख से आंसू निकला। ज़ार, मेरी माँ है वो, तो अचार डालूँ तुम्हारी माँ का मैं? तुम्हारी माँ है तुम्हारी माँ, और मेरी माँ कुछ नहीं। वो घटिया 2 टके की औरत जो एक मर्द के मरते ही अपने महबूब से शादी रचाकर मेरी और मेरी माँ पर अजाब की तरह मुसल्लत हो गई, वो तुम्हारी माँ तो बहुत अजीम असर हैं। उसे कितना घुमंड है खुद पर, अपने हुस्न जमाल पर,
जब उसकी बेटी के वजूद में ज़ार शाह की औलाद पलेगी, उस दिन उस औरत की सूरत देखनी है मुझे। उस दिन उस घुमंड पर जूतियाँ जो अनदेखी उसके मुंह पर पड़ेंगी, मैं उस दिन का मुंतज़िर हूँ। ऐना, और तुम किस हक से तुम मुझे अपने भाई की धमकी दोगी? हाँ, वो तुम्हारा बेज़मीर बेगैरत भाई जो माँ के शौहर के घर आकर पड़ा है, उसकी धमकी? अरे मुझे तो लगता है तुम्हारा सारा ख़ानदान नीच है। वो दीवार पर हाथ मारता उसे बातें सुनाता दूर हुआ। शोले उसके मुंह से उगल रहे थे और ऐना के दिल में जैसे कोई सुलगा रहा था उन्हें। वो सुर्ख नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। वो क्या सोचे बैठा है उसके बारे में? वो ऐसा करेगा उसके साथ? नहीं। मम्मा जितना उससे प्यार करती थी, इतनी बाज़ औक़ात सख्त भी हो जाती थी। और आज तक उसके पास अपना मोबाइल नहीं था। उन्होंने अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए दिया हुआ था। ज़ार से उसकी अटैचमेंट ज़ार की अपनी वजह से हुई थी, और इस अटैचमेंट में ज़ार ने खुद उसे इस मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था, वरना उसकी माँ उसे हर ऐसी चीज़ से दूर रखती थी। ज़ार इस वक्त में भी ज़िद्दी था, और अपनी ज़िद पर उसने ऐना को अपनी जानिब माइल कर लिया था कि ऐना भी उससे मोहब्बत करने लगी। और जब मोहब्बत ने दिल को अपने कब्ज़े में किया तो वो ज़ार के दिए हुए कॉन्फिडेंस से सारी परेशानियां भूल गई थी। मगर अब सब कुछ उल्ट हो गया था। जो उसकी ताकत था वही उसे तोड़ देना चाहता था। ऐना ने आंसू साफ किए। वो पीठ मोड़े खड़ा था, शायद अपना गुस्सा कम करना चाह रहा था। ऐना ने बिना मज़ीद कुछ कहे वहाँ से बाहर निकलने का सोचा और दरवाजे की तरफ कदम उठाए। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, ज़ार ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया। अध खुला दरवाज़ा लात मारकर बंद कर दिया। वो तड़प उठी। ज़ार ने जताती नज़रों से उसकी तरफ देखा और दरवाजे को लॉक कर लिया। नहीं ज़ार, सब मेरे बारे में पूछेंगे, प्लीज़ मुझ पर ये जुल्म ना करें। ज़ार, भैया आकर पूछेंगे, अब आपके कमरे में देख लेगा मुझे कोई। ज़ार प्लीज़ मत करें ऐसा। ज़ार ने 2 कदमों के फासले पर अपने जहाज़ी साइज़ बेड पर उसे फेंका। ऐना ने दूसरी तरफ से भागना चाह के ज़ार ने उसके पाँव को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में जकड़कर एक झटके से खींचा। फ़िलहाल तुम सज़ा की मुस्तहिक हो। तुम मेरे खिलाफ अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई है ना? मेरे खिलाफ जाओगी तुम? नहीं, मैं ऐसा तुम्हें करने ही नहीं दूंगा। तुम चाहोगी भी तब भी नहीं। तुम्हें मेरे साथ रहना है जब तक मेरी चाहत होगी, ऐना। और जिस दिन मेरा इंतकाम तुमसे, तुम्हारी मनहूस माँ से, तुम्हारे सौतेले बाप से और तुम्हारे उस बेज़मीर भाई से ख़त्म हो जाएगा, उस दिन मैं दूसरी शादी करूँगा। ज़ार शाह की शादी। पूरा शहर देखेगा उस दिन। ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़ार के नाम की होगी। ज़ार दिन को रात कहेगा तो उसे मानना पड़ेगा। ये रात है, तुम्हारी तरह नहीं कि मोहब्बत की आड़ में पीठ में छुरा घूम देगी। ऐना की मज़ाहमत दम तोड़ गई। वो उसकी दूसरी शादी के जिक्र पर साकित रह गई। बेहद हैरानगी से ज़ार की तरफ देखने लगी, जिसने एक तमस्खुराना नज़र उस पर उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ऐना की गर्दन पर हक से कब्ज़ा किया था। वो बहक गया था। वो सरकश तूफ़ान की तरह उसको अपने काबू में किए उसके अंग अंग पर ये बात साबित कर रहा था कि वो सज़ा की हकदार है। ऐना को अलबत्ता ऐसा लग रहा था उसमें जान बाकी नहीं रही। ज़ार उसको छोड़ देगा। उसका दिमाग ये सब कबूल नहीं करना चाहता था। ज़ार ने नफ़रत से उसकी गायब दिमागी को नोट किया और उसका चेहरा अपने हाथ की गिरफ्त में जकड़ लिया। फ़िलहाल तुम्हें मैं कुछ और सोचने की इजाज़त नहीं देता। इस वक्त सिर्फ ज़ार शाह को सोचना है तुमने, और मज़ीद मुझे तुम्हारी गायब दिमागी जंगलीपन पर उतार देगी। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो, तुम मेरी तरफ मतवज्जे हो। उसने उसे बावर कराया। ऐना की आंख से आंसू टूट गया, जिसे ज़ार शाह ने अपनी उंगली पर चुना और मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ डालता वो सख्ती से उसके बाल जकड़ता उसके चेहरे पर झुक चुका था। ज़ार के अंदाज में बेताबी थी, जैसे वो अपने साथ साथ उसे भी बेचैन कर देना चाहता हो। ऐना न जाने उसके हुक्म की ताब क्यों हो गई थी। शायद उसके छोड़ देने का खौफ था। वो उसकी तरफ मतवज्जे थी, उसके हुक्म को सर आंखों पर रख चुकी थी। शायद यकीन दिलाना चाहती थी कि किसी भी तरह वो यकीन कर ले कि ज़ार से उसकी मोहब्बत झूठी नहीं थी, और ऐना से ज़्यादा ज़ार से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐना ज़ार से मोहब्बत नहीं इश्क करती है। ऐना के हाथ जैसे ही ज़ार की गर्दन में हायल हुए, ज़ार की बेताबी दीवानगी की सूरत इख्तियार कर गई। वो दीवानगी से उस पर बरसने लगा। ऐना के अंदर नए खौफ ने जन्म ले लिया था। वो खुद को ज़ार के हवाले कर चुकी थी। उसने नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे ढूंढने आएगी तो उसके कमरे में उसे नहीं पाकर वो क्या करेगी।
या फिर नताशा अपने कमरे से निकलेगी, ऐना को ना देखकर क्या करेगी, या भैया जब उसे बुलाएंगे तो वो नहीं जाएगी तो वो क्या सोचेंगे, या फिर अंश शाह जब उसे पुकारेंगे तो वो जवाब नहीं देगी तो सब घर वाले उसे कहाँ तलाशेंगे। उसने सिर्फ इतना सोचा था, उसकी मोहब्बत तकलीफ़ में है और ज़ार के कदमों में वो जान भी वार देना चाहती थी। बस वो यकीन तो करता उसकी गलती को माफ़ तो करता। कमरे की खामोश फिज़ा में ऐना और ज़ार शाह के बीच मौजूद मोहब्बत का वजूद था, मगर ज़ार शाह शायद इस बात को कभी ना मानता। और ये है इस नावल की फर्स्ट एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों ने इस नावल को एंजॉय किया होगा, और इतनी ही आप लोगों को डेली बेसिस पर एपिसोड्स मिला करेंगी। अगर आप लोग फीलिंग हैं देन मैं आप लोगों को दे दिया करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ड्यूरेशन की मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मुझे आप लोगों के लिए नमल नावल भी रिकॉर्ड करना होता है और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, आप लोग जानते ही हो। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उसके 2 पार्ट्स की बजाय 3 पार्ट्स कर दिया करूँ, लेकिन फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, तो उसको भी देखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, और टाइम निकालना तो आजकल मेरे लिए अज़ाब हुआ पड़ा है। मुझे इतने सारे काम होते हैं और मुझसे टाइम नहीं निकलता। मतलब मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वेले बंदे का भी कुछ नहीं होता, बस बिज़ी रहना भी एक नेमत होती है। तो बस मैं बिज़ी रहना मुझे पसंद है, और लेकिन फिर ये है कि ज़्यादा नहीं मैं टाइम निकाल सकती एक चीज़ के लिए, लेकिन मैं टाइम तो निकालती ही हूँ आप लोगों के लिए, और कोशिश भी करती हूँ। तो खैर मिलते हैं फिर इसके सेकंड एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ तानिया ताहिर के चैनल का। आप लोग वहाँ पर जाइए और नावल सुनिए। उन्होंने नया नावल स्टार्ट किया है, ज़िद्दी, आई थिंक सो, तो वो आप लोग जाकर सुनिए। ये नावल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी तानिया ताहिर का है, और आप उनके चैनल पर जाइए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके अलावा वहाँ पर कमेंट्स भी करिएगा कि आप लोग मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हो। मुझे वैसे खुशी होगी अगर आप लोग वहाँ पर जाओगे और उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके सेकंड एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।